एसएसटी हिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 1 हमारे पास है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्लास नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्लास नंबर 5 में हमारे पास है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी और इटली कैसे यूनिफाई हुए थे। तो यहाँ पर लोग देखते हैं जर्मनी, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। तो क्या आर्मी किसी नेशन की आर्किटेक्ट, क्या आर्मी किसी नेशन को बना सकती है। तो जर्मनी में यही केस हुआ था, हम लोग देखते हैं। तो 1848 के बाद नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। तो जो नेशनलिज्म इन यूरोप था वो धीरे धीरे नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। तो अब जो पहले नेशनलिज्म था यूरोप में, नेशनलिज्म वो डेमोक्रेसी को लेके था कि डेमोक्रेसी चाहिए, और साथ में रेवोल्यूशन था, वो रिवॉल्व करते थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो नेशनलिज्म था उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन या थोड़ा सा झुकाव था या थोड़ा सा जो एरिया था, डोमेन था, वो थोड़ा सा अब अलग होने लगा डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन से। नेशनल सेंटिमेंट्स वर ऑफन mobilized by conservatives for promoting state powers and achieving political domination over Europe। तो अब जो नेशनल सेंटिमेंट्स थे वो थे पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप, मतलब यूरोप में किसका पॉलिटिकल डोमिनेशन होगा, और साथ में जो स्टेट की पावर है उसको कैसे हम लोग इंक्रीज या प्रमोट कर सकते हैं। 1848 में हमने देखा था जो मिडिल क्लास जर्मन थे उन्होंने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे थे, लेकिन वहाँ पर धीरे धीरे रिप्रेस हुआ था, मतलब वहाँ पर जो मोनार्क थे, मिलिट्री थी, और साथ में जो एरिस्टोक्रेसी थी उसने इसका विरोध किया था, ठीक है। रिप्रेस्ड बाय मोनार्की, मिलिट्री एंड लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ प्रशिया, इन्होंने रिवोल्ट किया था, ठीक है। और साथ में पीजेंट्स ने भी अपना जो सपोर्ट था वो धीरे धीरे हटा लिया था, क्योंकि ज़्यादातर वो मिडिल क्लास से डोमिनेटेड थी वो जो असेंबली थी। अब जो प्रशिया थी उसने took on the leadership of the movement for national unification। तो अब जो जर्मन स्टेट का या जर्मन नेशन का यूनिफिकेशन था वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट से नहीं हो पाया था, तो अब जो प्रशिया थी उसने लीडरशिप ली कि वो धीरे धीरे जर्मन स्टेट का या जर्मनी का यूनिफिकेशन करेगी। अब प्रशिया के जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे ऑटो वैन बिस्मार्क, ठीक है। तो बिस्मार्क चीफ मिनिस्टर थे। आर्किटेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, वो क्या थे, आर्किटेक्ट थे, मतलब उन्होंने जो यूनिफिकेशन प्रोसेस था उसको पूरा किया था। विद द हेल्प ऑफ प्रुशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। तो प्रुशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद से 3 युद्ध लड़े गए 7 सालों में, और उसमें जो प्रुशिया थी उसने किसको किसको हराया, ऑस्ट्रिया को हराया और डेनमार्क और फ्रांस। तो प्रुशिया की विक्ट्री हुई तीनों ही वॉर में 7 सालों में, और फिर प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन जर्मनी का कंप्लीट हुआ, कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। जनवरी 1871 में द प्रशियन किंग विलियम I इन्हें राजा बनाया गया, जर्मन एम्परर। तो जर्मनी जो यूनिफाइड जर्मनी थी उनका राजा बनाया गया, एम्परर मोनार्क बनाया गया विलियम I को। द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, करेंसी को मॉडर्नाइज करना, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम्स इन जर्मनी। तो इन सब में जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ। इटली यूनिफिकेशन, तो इटली की हम लोग यूनिफिकेशन देखते हैं कि इटली को कैसे यूनिफाई किया गया था। एनसीईआरटी में और भी पढ़िएगा, ये बहुत ही ब्रीफ में मैं बता रहा हूँ क्या हुआ था। तो इटली यूनिफिकेशन, इटालियंस वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स। तो इटालियंस भी क्या थे, स्कैटर्ड थे यूरोप में अलग अलग जगह। मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, तो 19th सेंचुरी के मिडिल में जो इटली थी वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, और इटली के जो 7 स्टेट्स थे वो 7 स्टेट्स में सिर्फ सार्डिनिया पीडमोंट स्टेट था जो कि इटालियन प्रिंसली हाउस रूल करती थी उसको, वरना बाकियों को इटाली की प्रिंसली हाउसेज रूल नहीं करती थी, दूसरे एम्परर्स मोनार्क्स रूल करते थे। द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड अ कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस। तो इटाली जो लैंग्वेज थी, इटालियन लैंग्वेज, वो भी एक अपना कॉमन फॉर्म को उस समय तक इस्टेब्लिश नहीं की थी, है ना, बहुत तरह के वेरिएशंस वगैरह थे। 1830s में हमने देखा था कि जो गिस्पी माज़ीनी थे इटालियन रेवोल्यूशनरी, उन्होंने इटली की यूनिफिकेशन के लिए सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, और उन्होंने कोशिश भी की थी रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग लाने में 1831 और 1848 में लाने के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाया था। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके बाद जो इटली का यूनिफिकेशन था वो सर्डिनिया पीडमोंट स्टेट के पास आया, ठीक है। तो उसके जो राजा थे किंग विक्टर इमैनुएल II, उन्होंने इटली को यूनिफाई किया था थ्रू वॉर्स, है ना, युद्ध के द्वारा यूनिफाई किया गया।
A unified Italy offered the possibility of economic development and political dominance. तो उनको लगा कि अगर इटली यूनिफाई हो जाएगी तो उनका पॉलिटिकल डोमिनेंस होगा और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी बहुत हेल्प होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत होगा। तो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर कौन थे उस समय, उस स्टेट के, मतलब जो सार्डिनिया पीडमोंट स्टेट था उसके जो चीफ मिनिस्टर थे वो कौन थे, वो थे केवर थे। ठीक है, इसके बारे में शॉर्ट नोट भी हमें लिखना है, एनसीईआरटी में है। तो उन्होंने अलायंस बनाया फ्रांस के साथ, और फ्रांस के साथ अलायंस बनाने के बाद ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने डिफीट किया, ऑस्ट्रियन फोर्सेस 1859 में। उसके बाद 1860 में जो इटली थी, मतलब ये जो सार्डिनिया पीडमोंट स्टेट था, उसने किसको जीत लिया, तो टू सिसिलीज, इसे जीत लिया। और उसमें मदद किए थे गिउसेप्पे गैरिबाल्डी, इन्होंने मदद की थी। अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म वॉलेंटियर्स, तो इनके साथ बहुत सारे आर्म वॉलेंटियर्स भी आए थे इनकी लीडरशिप में, जिन्होंने साथ दिया पीडमोंट स्टेट का, और उन्होंने टू सिसिलीज का किंगडम भी जीत लिया। और उसके बाद फाइनली 1861 में विक्टर इमैनुअल II को किंग ऑफ यूनिफाइड इटली घोषित किया गया। तो इस तरह से इटली का यूनिफिकेशन हुआ। अब हम लोग देखते हैं द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का यूनिफिकेशन क्या हुआ, तो हमने देखा कि जर्मनी और इटली का जो यूनिफिकेशन हुआ था वो वॉर और फिर रिवोल्ट, रिवोल्यूशन के कारण हुआ था। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो बिस्मार्क थे उन्होंने भी वॉर लड़ा था, फिर केवर उन्होंने भी वॉर लड़ा। तो जो जर्मनी और इटली का था उसमें वॉर लड़े गए, ठीक है, जिससे उन्होंने ऑक्यूपाई किए रीजन्स और फिर यहाँ पर यूनिफिकेशन हुआ। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं हुआ, ब्रिटेन के पास पहले से डोमिनेंस थे, तो उसने अपने डोमिनेंस से क्या किया, यूनिफिकेशन किया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी था कि ब्रिटेन का यूनिफिकेशन जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन से कैसे अलग था। तो इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ सडन अपहीवल और रेवोल्यूशन। तो उसमें ऐसा कोई रेवोल्यूशन नहीं हुआ, जैसे जर्मनी में, इटली में जो रेवोल्यूशंस होते थे, फिर धीरे धीरे वहाँ पर एंड में वार लड़ेगा, यूनिफाइड हुआ। तो यहाँ पर कोई सडन अपहीवल या रेवोल्यूशन नहीं थे, इट वाज अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। तो बहुत ही ये धीरे धीरे प्रोसेस था, डोमिनेंस धीरे धीरे ब्रिटेन लेता गया, और उसके बाद इंग्लैंड के डोमिनेशन, ब्रिटेन के डोमिनेशन के कारण फिर वहाँ पर हमारा यूनिफिकेशन हुआ। ठीक है, तो नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी के पहले कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था। प्राइमरी आइडेंटिटीज़ ऑफ द पीपल, तो पहले पीपल अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते थे, जैसे वो ब्रिटिश आइल्स, मतलब जो ब्रिटिश के आइलैंड थे उसमें इंग्लिश थे, जो अपने आप को इंग्लिश कहते थे, और उसके बाद एक वेल्श से, ठीक है, वेल्श, उसके बाद स्कॉट थे, उसके बाद आयरिश थे। तो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स था, उनके खुद के कल्चर्स थे, पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थी। तो ऐसे पहले कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था। अब जो इंग्लिश नेशन है, तो यहाँ पर जो इंग्लिश नेशन था उसके पास वेल्थ थी, तो धीरे धीरे समय के साथ उसने वेल्थ एक्वायर की, इम्पोर्टेंस एक्वायर की, पावर एक्वायर की, और इसके कारण उसने जो इंग्लिश नेशन था इट एक्सटेंडेड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड। तो वो जो ब्रिटिश आइल्स या आइलैंड्स थे उसमें क्या थे, अलग अलग ट्रेडिशन के लोग थे, आयरिश थे, वेल्श थे, स्कॉट थे, इंग्लिश थे। ठीक है, तो इंग्लिश नेशन धीरे धीरे पावर में, डोमिनेंस में उन सब से बहुत आगे निकलता गया। फिर क्या किया, इट एक्सटेंडेड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड्स। इंग्लिश पार्लियामेंट ने पावर को सीज कर ली थी फ्रॉम द मोनार्की इन 1688। तो बहुत पहले ही मोनार्की से पावर को ले ली थी, सीज कर ली थी। तो पावर को सीज करने के बाद अब एक नेशन स्टेट जिसके इंग्लैंड सेंटर में हो, मतलब अब एक नेशन स्टेट बने जिसमें इंग्लैंड सेंटर में हो, सबसे पावरफुल वो इंग्लिश हो, मतलब इंग्लैंड हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ था, 1688 के बाद जब पावर ले ली गई थी, तो उसके बाद उन्होंने एक नेशन स्टेट बनाना चाहा, है ना, या फिर एक ऐसा स्टेट बनाना चाहा जिसमें आपका इंग्लैंड सेंटर पे हो। ठीक, क्योंकि 18th सेंचुरी से पहले, तो 18th सेंचुरी हमारा क्या हो गया, 1600 से 1700। तो 1700 के पहले तो ऐसा कोई नेशन स्टेट था नहीं, लेकिन 1707 में या फिर 1700 के बाद फिर वो लोग सोचने लगे कि एक नेशन स्टेट बनना चाहिए जिसमें जो इंग्लैंड है, क्योंकि इंग्लिश जो नेशन था उसके बाद वेल्थ था, इंपॉर्टेंस था, पावर था, डोमिनेंस था, धीरे धीरे उसने एक्वायर की थी। तो अब एक नेशन स्टेट बनना चाहिए जिसमें इंग्लैंड सेंटर पे हो। ठीक है, तो एक्ट ऑफ यूनियन आया 1707 का बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। तो एक्ट ऑफ यूनियन में क्या हुआ, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में मिला के, मतलब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिला के यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ। एंड इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड
पे इंग्लैंड ने अपना इन्फ्लुएंस रखा, ठीक है, जिसके कारण यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ये फॉर्म हुआ। उसके बाद क्या हुआ, 1801 में आयरलैंड को भी फोर्स के साथ, है ना, इनकॉर्पोरेट किया गया इन द यूनाइटेड किंगडम। तो ये जो यूनाइटेड किंगडम था उसको क्या किया, आयरलैंड को भी क्या किया, फोर्स किया गया उसके अंदर। तो अब क्या हो गया, इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड। अगला हम लोग देखते हैं एथनिक क्या होता है। एथनिक मतलब होता है रिलेट्स टू अ कॉमन रेशियल, ट्राइबल और कल्चरल ओरिजिन और बैकग्राउंड दैट अ कम्युनिटी आइडेंटिफाइज विद और क्लेम्स। तो जो कोई कम्युनिटी आइडेंटिफाई करती है खुद को, तो कॉमन एथनिक ग्रुप मतलब या तो कॉमन रेशियल ग्रुप, ट्राइबल ग्रुप, कॉमन कल्चरल ओरिजिन, कॉमन ट्रेडिशंस, कॉमन बैकग्राउंड। तो जो कॉमन ग्रुप्स होते हैं ये एथनिक ग्रुप्स होते हैं, इनका कुछ कॉमन होता है, ठीक है, रेशियल, ट्राइबल, कल्चरल ओरिजिन एट्सेट्रा। उसके बाद विजुअलाइजिंग द नेशन, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो वहाँ पर पोएट्स थे, आर्टिस्ट थे, ठीक है, ये सब भी अपनी अपनी तरह से रिवॉल्ट में हिस्सा लिए थे। जो नेशनलिज्म थी इसमें, नेशन जो स्टेट का फॉर्मेशन था, जो नेशनलिज्म थी, नेशनल स्पिरिट थी, उसमें ये लोग भाग लिए थे। आर्टिशंस इन 18th एंड 19th सेंचुरी पर्सोनिफाइड नेशन, तो उन्होंने नेशन को पर्सोनिफाई किया, ठीक है, उसे एक इंसान के रूप में देखा और बनाया। दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज फीमेल फिगर्स, तो उन्होंने फीमेल फिगर से कंट्री को रिप्रेजेंट किया। तो इसे एलेगोरी कहते हैं। इसका मतलब होता है व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज एक्सप्रेस्ड थ्रू अ पर्सन और अ थिंग, एन एलेगोरिकल स्टोरी हैज़ टू मीनिंग्स, वन लिटरल एंड वन सिंबॉलिकल, ठीक है, सिंबॉलिक। तो यहाँ पर एलेगोरी क्या होता है, किसी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, मतलब नेशन क्या है, ठीक है, इस आइडिया को रिप्रेजेंट किया गया पर्सन या थिंग के द्वारा, ठीक है। तो फीमेल फिगर्स को एलेगोरी के रूप में यूज़ किया गया, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन अ कंक्रीट फॉर्म, ठीक है, तो जो नेशन का एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था उसको एक कंक्रीट फॉर्म दिया गया। तो फ्रांस में इसे मैरियन कहा गया और जर्मनी में जर्मेनिया, है ना। एक बार आप प्रोनाउंसिएशन भी इनका देख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं कि उनके पास कई सारे सिंबल्स थे, जैसे स्वॉर्ड था, ठीक है, क्राउन था, और फिर और भी चीज़ें थी। तो ये सब क्यों है, फ्लैग था, तो ये सब क्यों थे, इनके इन सिंबल्स के मीनिंग क्या थे, इससे भी क्वेश्चंस आए हैं। और ये 2025 में भी एक क्वेश्चन आया है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। तो 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर, तो लास्ट के 25 ईयर्स जो थे, उसमें क्या हुआ, नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन्ड इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी। तो अब उसमें लिबरल, डेमोक्रेटिक ये सब सेंटिमेंट्स नहीं थे। नेशनलिस्ट ग्रुप बिकेम इंक्रीजिंगली इनटॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड एवर रेडी टू गो टू वॉर, ठीक है। तो एक दूसरे के प्रति वो इनटॉलरेंट होने लगे और फिर कभी भी वॉर में वो लोग जा सकते थे, इतना कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया था अंदर ही अंदर। मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न मैनिपुलेटेड द पीपल फॉर देयर ओन इम्पेरियलिस्टिक एक्शंस। तो वो बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल कंट्रोल, तो क्या था कि जो यूरोपियन पावर्स थे वो इस सेंटिमेंट्स का यूज़ करके अपने फ़ायदे के लिए लोगों को मैनिपुलेट करते थे फॉर देयर ओन इम्पेरियलिस्टिक एक्शंस। द बाल्कन एरियाज, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। तो नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871। अब बाल्कन क्या था कि वो जियोग्राफिकल एरिया था जिसमें डिफरेंट रेस के, डिफरेंट बैकग्राउंड के पीपल रहते थे, डिफरेंट एथनिक वेरिएशन था, और उसके जो इनहेबिटेंट्स उनको स्लेव्स कहा जाता था। अ लार्ज पार्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन अम्पायर, तो ऑटोमन अम्पायर था, लार्ज पार्ट जो बाल्कन्स था तो वो ऑटोमन अम्पायर के कंट्रोल में था। बाल्कन्स स्प्रेड ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। तो जो बाल्कन्स थे वो ऑटोमन अम्पायर से अलग होना चाहते थे, उनमें एक रोमांटिक नेशनलिज्म स्प्रेड किया गया, उनमें एक नेशनलिज्म आया, भावनाएं आई, ठीक है, नेशन के प्रति, तो वो ऑटोमन एम्पायर से अलग होना चाहते थे। वन बाय वन यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनैलिटीज़ ब्रोक अवे फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन अम्पायर एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। तो एक एक करके जो यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनैलिटीज़ थे तो वो ऑटोमन अम्पायर से अलग होते गए धीरे धीरे, जो ऑटोमन अम्पायर के पहले कंट्रोल में थे धीरे धीरे वो उससे अलग होते गए। बाल्कन्स इंडिपेंडेंट हिस्ट्री टू विन बैक देयर लॉन्ग लॉस्ट फ्रीडम। तो बाल्कन्स के लोगों में था कि हमारी एक इंडिपेंडेंट हिस्ट्री है और हमें वो जो पुरानी स्वतंत्रता जो खोई हुई है वो हमें वापस चाहिए। Intense rivalry among the European powers over trade and colonies as well as naval and military might, Russia, Germany, England और
हंगरी। तो ये सब कुछ मेजर पावर्स थी उस समय यूरोप की। तो बाल्कन्स एरिया में वो लोग अपना डोमिनेंस चाहते थे, अपना कंट्रोल चाहते थे उस एरिया में। वहाँ पर ट्रेड को लेके, कॉलोनीज़ को लेके, नेवल एंड मिलिट्री माइट, है ना, मिलिट्री पावर, तो ये सब अपना कंट्रोल चाहते थे उस एरिया पे। दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो धीरे धीरे उस एरिया में क्या हुआ, बहुत सारे वार होने लगे डिफरेंट पावर्स के बीच में, और लास्ट में फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। नेशनलिज्म अलाइंड विद इम्पेरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। तो नेशनलिज्म और साथ में इम्पेरियलिज्म, इनका जो अलाइनमेंट हुआ तो वो यूरोप को डिजास्टर की तरफ ले गया। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फिर हुआ। मैनी कंट्रीज कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर्स इन 19th सेंचुरी। तो जो 19th सेंचुरी थी उसमें जो बहुत सारी जो कंट्रीज़ थी वो कॉलोनाइज थी, यूरोपियन पावर्स थे, बिगैन टू अपोज इम्पेरियल डोमिनेशन। और फिर वो धीरे धीरे क्या करने लगी, अब यूरोपियन पावर्स में जो इम्पेरियलिज्म था उसको वो क्या करने लगी, अपोज करने लगी। एंटी इम्पेरियल मूवमेंट्स हुए, नेशनलिस्ट मूवमेंट टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। तो एंटी इम्पेरियल मूवमेंट्स, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हुए ताकि उन्हें भी एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट मिले ऑन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, तो जो यूरोप से थे ये सब, तो अलग अलग देशों में भी ये फिर गए, एंटी इम्पेरियल मूवमेंट्स हुए, अलग अलग देशों में भी यूरोप में जो हो रहा था उसका प्रभाव पड़ा, ठीक है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, और नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हुए, लेकिन सबका अपना वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म था। ठीक है, तो उनका अपना वैरायटी मॉडिफाई करके अपने तरह से वो लोग नेशनलिज्म को फॉलो किए, अपने नेशनलिज्म को, टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट, ताकि वो भी इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स बना सके जैसे यूरोप में बने थे। The idea that society should be organized into nation states came to be accepted as natural and universal। तो सबके अपने अपने वर्जन थे कि नेशनलिज्म क्या होता है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग कंट्री के अपने अपने वेराइटीज़ थे, अपने अपने वर्जन थे कि नेशनलिज्म क्या होता है। लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड होता है कि सोसाइटी को ऑर्गेनाइज होना चाहिए था, नेशन स्टेट में, तो इसको एक्सेप्ट किया गया एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। ठीक है, तो इसके बारे में आप एनसीईआरटी से और अच्छे से पढ़ेगा तो आपको और क्लियर होगा, कुछ कुछ पॉइंट्स है ना, मैंने ब्रीफ में समझाया, पर आपको और अच्छे से क्लियर करना है आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, इसके बारे में और देख सकते हैं। ठीक है, तो ब्रीफ में हमने ये पूरा चैप्टर पूरा किया, और क्लास 6 में बस हम एक्सरसाइज करेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग इसी तरह हिस्ट्री में क्लास 10 आगे बढ़ेंगे।